स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है लघु बीजाणु जनन, या इसको अंग्रेजी में अपन कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे, स्पोर यानी बीजाणु, तो लघु जो छोटे बीजाणु होते हैं जिनको अपन परागकण भी कहते हैं, उसके निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो लघु बीजाणु जनन, इसका मतलब ये है कि लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया। सिंपल, अब इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं? लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहेंगे। अब बात ये आती है कि ये कहाँ संपन्न होती है, कौन इसको लघु बीजाणु को कौन बनाता है। तो लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को अपन लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कई सारे इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, लघु बीजाणु धानी हमने पढ़ी थी, इसकी संरचना हमने इससे ठीक पिछले वाले वीडियो में हमने पूरी तरह से उसकी संरचना को पढ़ा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो और उसमें लघु बीजाणु दानी की संरचना को इजीली आप समझ सकते हो। तो लघु बीजाणु दानी में हमने पढ़ा था उसकी संरचना में कि उसके अंदर एक बीजाणु जन ऊतक होता है, उसके केंद्र में, उसके बीचों बीच। तो लघु बीजाणु दानी में उपस्थित बीजाणुजनक ऊतक की लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, जिसको अपन पराग मात्र कोशिकाएं भी कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का मतलब है जो ऐसी कोशिका जो लघु बीजाणु का निर्माण करने वाली है, उस कोशिका को। मात्र को अपन मदर सेल भी कहेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ कह देंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, या MMC इसको भी बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम होता है पराग मात्र कोशिका, या इसको परागकण बनाने वाले मात्र कोशिकाएं भी कह देते हैं। तो एक ही बात है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका, दोनों तरह से इसको अपन लिख सकते हैं। तो होता क्या है कि लघु बीजाणु दानी में उपस्थित बीजाणु जन ऊतक की लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं या पराग मात्र कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु, जिनको अपन परागकण भी कहते हैं, के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो सीधी सी बात ये होगी कि आप अगर इसको सीधा लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और पूरी तरह से आप लिखना चाहते हो तो लघु बीजाणु धानी में उपस्थित बीजाणुजनक ऊतक, उस ऊतक की कुछ विशेष सेल होती है गाढ़े जीवधरे वाली, जिसको अपन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं या पराग मात्र कोशिकाएं कहते हैं। उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, उसको अपन लघु बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए, लघु बीजाणु धानी है, इस लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है लघु बीजाणु जन ऊतक या बीजाणुजनक ऊतक। बीजाणुजनक के अंदर विशेष कोशिकाएं होती है जिनको लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका कहेंगे। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आएगी। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि एक जो सक्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है या एक पराग मात्र कोशिका होती है, वो जैसे अर्धसूत्री विभाजन करेगी 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। जैसे एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। तो ये आपको फिक्स है, इस बात को आपको रट लेना है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंतिम रूप से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये अब देखिए इस तरह से, अब यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। जैसे मान लीजिए आपसे हमें ये एक सूत्र हो गया है कि एक लघु बीजाणु को जो कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण कर लेती है, इस तरह से। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया है कि आपको 100 लघु बीजाणु की ज़रूरत है, 100 लघु बीजाणु बनाने के लिए आवश्यक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या बताइए। तो 100 लघु बीजाणु बनाने के लिए अपन को कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं चाहिए? तो अपन इससे आइडिया लगा लेंगे कि 4 लघु बीजाणु बनाने के लिए हमें 1 चाहिए, तो 100 बनाने के लिए हमें 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। या प्रश्न थोड़ा इस तरह से आ सकता है कि 100 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कितने परागकणों का निर्माण करेगी?
तो 100 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कितने परागकण करेगी? 1 4 करेगी। तो 100 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कितनी कर लेगी? 400 लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण कर लेगी। तो इस तरह से सैकड़ों की संख्या में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है और उनसे हजारों की संख्या में लघु बीजाणु या परागकण बनाए जाते हैं। अब देखिए 4 लघु बीजाणु बन गए, क्या ये खुले रहते हैं या इनकी व्यवस्था कैसी होती है? तो अपन देखेंगे। देखिए ये चारों जो लघु बीजाणु बनते हैं, ये चारों लघु बीजाणु विशेष रूप से 4 कोशिकाओं के समूह के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे चतुष्क या टेट्राड कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो जैसे 4 लघु बीजाणु बन गए, ये खुले नहीं रहेंगे, ये इस तरह से व्यवस्थित रहेंगे जैसे कोई 4 कोशिका हो। जैसे अपन जैसे ये मान लीजिए ये 4 लघु बीजाणु है, तो इनके बीच में एक विशेष पदार्थ की भित्ति बन जाएगी जिसको हम केलोज की भित्ति कहेंगे। ये केलोज की भित्ति बन गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका और 4 कोशिका। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो चारों लघु बीजाणु होते हैं विशेष रूप से 4 कोशिकाओं के समूह के रूप में, जैसे कोई 4 कोशिकाओं का समूह बनाओ उस रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इस समूह को हम क्या कह देंगे? इसको हम कहेंगे चतुष्क। क्या कह देंगे? चतुष्क कह देंगे। तो ये चतुष्क कहलाता है। तो प्रत्येक जो 4 लघु बीजाणु, प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब 4 लघु बीजाणु बनाएगी तो वो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, कभी भी मुक्त या खुले रूप में नहीं रहते। अब बहुत सारे चतुष्क देखने को मिलते हैं पादपों में, लेकिन जो मुख्य चतुष्क होते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे एक तो है चतुष्फलकीय, ये अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। तो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, तो अपने दैनिक अपने आसपास अपन ज़्यादातर प्लांट जो देखते हैं बड़े छोटे, वो ज़्यादातर द्विबीजपत्री पादप ही होते हैं। उनके अंदर जो परागकण बनेंगे 4, वो चतुष्फल के व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित रहेंगे। जैसे ये 3 तो दिख रहे हैं, एक इनके पीछे है जो दिखाई नहीं देता है। इसलिए इस तरह से जब 4 ये व्यवस्थित रहते हैं, तो जब ये आपस के अंदर मिलते हैं तो कुछ चतुष्फल की संरचना का निर्माण होता है। इस तरह से चतुष्फल की संरचना बनेगी। तो द्विबीजपत्री पादपों में जो चतुष्क रहेगा उसको क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय। जैसे ये 3 तो दिख रहे हैं, एक इसके पीछे रहेगा। जब इनको अपन देखेंगे तो चतुष्फल की अवस्था के अंदर चतुष्क रहेगा। ये इनके बीच में भित्ति बन रही है, उस भित्ति बनी रहती है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बन रहती है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है केलोज। तो ये केलोज की भित्ति बनी हुई है और ये अलग अलग रहते हैं। ये जो लघु बीजाणु रहते हैं ये अलग अलग रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोशिकाओं का एक समूह है, तो इस समूह को अपन चतुष्क बोल रहे हैं। इसी तरह से देखिए एक है समद्विपार्श्वीय। इस तरह का चतुष्क अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है, जैसे गेहूँ है, जौ है, बाजरा है, मक्का है। इनके अंदर इस तरह का आपको चतुष्क देखने का मिलेगा। समद्विपार्श्व, सम यानी समान, द्वि यानी 2, पार्श्व यानी पार्श्वों में। तो इसमें 2 तो इधर, 2 इसके पार्श्वों में समान रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें चारों लघु बीजाणु आपको सामने से दिख जाते हैं। तो इनके बीच में भित्ति बन गई केलोज की। तो ये तो हो गए लघु बीजाणु, ये क्या हो गए? लघु बीजाणु। और ये आपके बीच में भित्ति है केलोज की बनी हुई है। तो अब हम इसको ये देखते हैं कि ये जैसे मुख्य चतुष्क है, तो अधिकांश पौधों के अंदर आपको चतुष्फलकीय और समद्विपार्श्व मिल जाएंगे देखने को, और कुछ के अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के भी चतुष्क बनते हैं, हालांकि वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर अपन 2 मुख्य चतुष्क को ही देख रहे हैं। अब ये जो चतुष्क होते हैं, अभी देखो ये एक समूह में है, तो ये परागकण जब ये चतुष्क से अगर ये लघु बीजाणु मुक्त नहीं होंगे तब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो इससे होता क्या है कि ये जो केलोज की भित्ति है, तो हमने टेपिटम का कार्य पढ़ा था कि टेपिटम एक केलेज एंजाइम बनाती है। जैसे ही परागकोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, फटने का टाइम आता है, स्फुटित होने का टाइम आता है, तब टेपिटम की कोशिकाएं वहाँ से केलेज एंजाइम बनाएगी। वो केलेज एंजाइम इसी भित्ति को, जो केलोज की भित्तियाँ हैं, इन भित्तियों को गला देगा, उनको नष्ट कर देगा। तो ये चारों जो लघु बीजाणु होते हैं ये फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तब हम इसे परागकण कह देंगे। तो देखिए चतुष्क में लघु बीजाणुओं के बीच में, देखिए चतुष्क में लघु बीजाणुओं के बीच में केलोज की बनी भित्ति पाई जाती है।
परागकोश के परिपक्व होने के दौरान टेपिटम से बने एंजाइम केलेज एंजाइम, देखो ये केलेज केलोज पर काम करेगा, उसको नष्ट करेगा। तो केलेज द्वारा केलोज भित्ति नष्ट होने लगती है। जब परागकोश स्फुटित होता है, स्फुटित का मतलब है फटता है, तब चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यानी चतुष्क में पहले जुड़े हुए थे, चार एक जगह थे चतुष्क में, और फिर अलग अलग हो जाएंगे और चतुष्क से मुक्त होकर लघु बीजाणु गोलाकार होकर परागकण कहलाते हैं। जब ये चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं लघु बीजाणु, तब हम इनको परागकण कह देंगे, या इनको अपन परागकण कहते हैं। जैसे ये चतुष्क एक समद्विपार्श्व चतुष्क है। जब इसमें स्फुटन के समय केलोज भित्ति नष्ट हो जाएगी तो ये चारों लघु बीजाणु है वो अलग अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए, तब ये परागकण कहलाएंगे। ये गोलाकार होते हैं परागकण, स्वतंत्र होते हैं, चतुष्क से मुक्त हो गए हैं। चतुष्क से कैसे हो गए? मुक्त हो गए हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम केवल यही एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न बनते हैं कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बने? तो 4 बने। तो इससे 2 टाइप के प्रश्न आने वाले होते हैं। इसी तरह से जैसे आपसे प्रश्न पूछा चतुष्क क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कि चतुष्क जब 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं तो वो एक 4 कोशिकाओं के समूह के रूप में रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो उसे हम चतुष्क कह देंगे। उसको हम क्या कहेंगे? चतुष्क कह देंगे। जैसे आपको चतुष्फलकीय द्विबीजपत्री में बताया, समद्विपार्श्विक बताया आपको एक बीजपत्री में। चतुष्फलकीय का मतलब है 4 फलक दिखेंगे, जैसे 3 तो आपको दिख रहे हैं, एक पीछे की तरफ रहेगा और इसके 4 फलक दिखेंगे आपको। जैसे इसमें भी 3 दिख रहे हैं, एक इसके पीछे की तरफ फलक है, तो इसे चतुष्फलकीय दिखेगा। और समद्विपार्श्विक जिसमें 2-2 समान रूप से, पार्श्व में 2 इधर 2 इसके पार्श्व में, तो ये एक बीजपत्री में होता है ऐसा। अब ये जो भित्ति है वो, अब प्रश्न ये आ जाता है कि ये जो भित्ति होती है चतुष्क में, वो भित्ति कौन से पदार्थ की बनी होती है? तो वो केलोज कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अब इस केलोज को नष्ट कौन करेगा? केलेज एंजाइम करेगा। वो केलेज एंजाइम कौन बनाएगा? वो टेपिटम बनाएगी। तो ये है। अब परागकण कब कहेंगे? जब लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं, केलोज की भित्ति के नष्ट होने से लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, तो उसे उन लघु बीजाणुओं को ही हम क्या कह देंगे? परागकण कह देंगे। क्योंकि अभी तक ये चतुष्क के अंदर रहते हैं। जैसे इनका स्फुटन होता है, केलोज भित्ति खत्म होती है, तो ये फिर गोल गोल परागकण बाहर निकल जाते हैं, तब इनको अपन परागकण बोल देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत ही स्पेशल टॉपिक देखेंगे, परागकण की संरचना के बारे में। तो जैसे 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 वीडियो तैयार हो रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक आपको तैयार हो रहे हैं, आपको ये टॉपिक भेजे जा रहे हैं, आप इनको नोट्स बनाते रहें। और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं उसका कमेंट भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर भेजें मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ, अपने क्लास के जो अन्य साथी हैं उनको ये अपना जो चैनल है वो उसका लिंक ज़रूर भेजें, ताकि वो भी देखकर इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद।